झारखंड में कई मुद्दे फिलहाल अभी चल रहे हैं। जहां लोकसभा के लिए लगातार लोग तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव भगत जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। हम लोग इनसे जुड़ेंगे और कई मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक पुराने विधेयक जो हैं वो फिर से लाने की तैयारी सरकार कर रही है। विधानसभा में फिलहाल अभी इंतज़ार किया जा रहा है राजभवन से जो भी चीज़ें पूछी गई थी, क्या क्या इसमें त्रुटियां थी, ताकि वो लोग उन विधेयकों को ला सके। प्रमुख मुद्दा 1932 27% ओबीसी आरक्षण कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, और मॉब लिंचिंग विधेयक। निश्चित रूप से इसके पहले भी हमारी जो सरकार है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है, वो जनता के प्रति काफ़ी कमिटेड है। और जिस प्रकार के जो हालात पूरे देश में आए थे, विशेषकर मैं मॉब लिंचिंग की बात करूँगा, और ये केंद्र सरकार ने हर राज्यों को उन्होंने कहा था कि राज्य अपने वो कानून बना सकते, विधेयक ला सकते हैं। पिछली बार जब हमने दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजभवन जो मैं कहीं न कहीं राजभवन में भी राजनीति हो रही है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और जो विधेयक जिस प्रकार वापस लौटा है, एक दूसरी बात, ये हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओबीसी को 27% आरक्षण के बारे, वो भी हमारा बिल विधेयक वापस आ गया है। और ये जो मैंने कहा कि ओबीसी की बात हो, मॉब लिंचिंग की बात हो, ये दोनों जो मुद्दे हमारे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और कहीं न कहीं जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उसके प्रति हमारा दायित्व बनता है, एक नैतिक कर्तव्य भी है कि इन चीज़ों को पुनः हम लाएँ, उन त्रुटियों को दूर करें। जहाँ से राजभवन ने आपत्ति जताई है, उन कमियों को दूर करते हुए विधेयक को हम पास कराएँ और कानून के रूप में हम उसे ले आएँ। हम लोग जैन यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे, उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज़ है। क्या कुछ उसको लेकर के गई है? किसके बारे में आपने क्या पूछा? जैन यूनिवर्सिटी। ओह हाँ, अभी वो भी विधेयक वापस आया है कि एक विधेयक पास हो, एक यूनिवर्सिटी का एक विधेयक पास हो गया, एक नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं अभी आप देखें तो मैं समझता हूँ कि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार की बात मैं कहना चाहूँगा। जिस प्रकार अंबानी जी को जिस प्रकार दिया गया था, केंद्र ने जिस प्रकार दिया, और कुछ नियमों को जिसे कहा जाए, कोई नियम वो फॉलो भी नहीं करते, पात्रता जिसे कहा जाए वो पूरे नहीं करते, उसके बाद भी उन्हें दिया गया। यहाँ पर हमारी सरकार जो है, इसके पहले भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आए, जो यहाँ निश्चित रूप से शिक्षा का ज्योत तो जलाना चाहते हैं, और सरकार भी चाहती है कि लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें जो कमियां हैं, जिन मुद्दों को लेकर आए, तो सरकार का दायित्व बनता है उन कमियों को दूर करे। और जो राजभवन चाहते हैं, जो विधेयक जो जिसमें जो कमियां रही हैं, और जैसे यूजीसी का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो कमी उन्होंने इंडिकेट किया है, उसे हम पूरा करेंगे। और फिर विधेयक हम पुनः हम क्या इसमें कैबिनेट बता चुका है, फिर यहाँ पर हम लोग लाएंगे और उसको विधेयक को हम लोग कानूनी रूप देंगे। एक सवाल आ रहा है लगातार कि झारखंड में जब स्थानीय नीति ही तय नहीं है, तो बहाली कैसे होगी? काफ़ी बड़ी संख्या में बहाली जो है वो 26,000 की संख्या में आई है। 26,000 शिक्षकों की बहाली के रूप में आई है। जब स्थानीय नीति तय नहीं है, नियोजन नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो ये बहाली होगी कैसे? देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहले थोड़ा मैं मूल में जाने की मैं बात करूँ, झारखंड बना क्यों है? ये लगातार ये बातें आई कि झारखंड झारखंडियों के लिए एक बहुत मैं समझता हूँ आम लोगों में ये भाषा काफ़ी चली है, लोग फीलिंग है, ये सेंटिमेंटल इशू रहा है। और ये लगातार जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो लास्ट लैंड ऑफ राइट्स जो था, ये मुख्तियार सिंह के पत्र भी है जो बिहार का था, उसमें जो लास्ट जो सर्वे हुआ, उसको उन्होंने एक आधार माना स्थानीयता की नीति तय करने का। यहाँ 1932 को जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो हम कहें, उसको हमारी हेमंत जी की सरकार ने उसको बेस बनाया, और 1932 के खतियान के नीति उन्होंने लागू किया। हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा बहुत सारी चीज़ें, त्रुटियां जो इंडिकेट की, तो वो रोक दी जाती है, न्यायालय के शरण में जाना पड़ जाता है। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है, और मैं आज भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको जैसे कहा जाए उनको प्रायोरिटी मिले। और ये जो प्रायोरिटी है वो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लिए विशेषकर है। लेकिन साथ ही साथ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँ, जो केंद्रीय जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें तो ये कहीं लागू नहीं होता है। और इसलिए हम ये ज़रूर चाहते हैं कि सरकार पहले तो ये आइडेंटिफाई करे कि यहाँ के मूल निवासी कौन है।
आदिवासी और जैसे मूल निवासी जो यहाँ के झारखंड के हैं, वो हर राज्य इसको करती है। आपने देखा होगा, जब महाराष्ट्र की भी बात करें, उड़ीसा की भी बात करें, हर राज्य इसको देखती है। तो मैं समझता हूँ कहीं से भी ये गलत नहीं है, और इनका भी दायित्व तो बनता है कि, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि लगातार आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े उद्योग यहाँ परियोजनाएं चली, बहुत यहाँ के लोग डिस्प्लेस्ड हुए, और आज डिस्प्लेस्ड हुए, और लोग सोचेंगे कि उनको जो न्याय मिलना चाहिए और न्याय देने की बात अगर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व हमारी सरकार कर रही है, तो लोग को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और विशेषकर मैं समझता हूँ कि सबसे भारतीय जनता पार्टी और आजसू, उन्हें मैं समझता हूँ, उन्हें तो सबसे वो 1985 उन्होंने लागू किया था। जब उन्होंने 1985 लागू किया था, इट मीन्स कि 1932 का वो विरोधी थे। तो ये और सारे मैं समझता हूँ कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति को उन्होंने इतना उलझा के रखा है, जिसे ठीक करने में हेमंत जी को मैं समझता हूँ काफ़ी समय लग रहा है। और ठीक करने के बाद मैंने कहा कि ये सरकार जनता के प्रति कमिटेड है, और निश्चित रूप से ये जो विधेयक है, हम विधेयक को पास करने के बाद पुनः हम राजभवन से भेजेंगे। अगर हम लोग बात करें, कांग्रेस के 3 विधायकों का निलंबन वापस हो चुका है, और वो लोग अब फ्रंट फुट में आराम से अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपकी बात करेंगे तो आप फ्रंट फुट में आकर के अब नज़र कब आने वाले हैं? देखिए, मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो 3 विधायकों के साथ जो बातें आई थी, तीनों हमारे कांग्रेस के हमारे एसेट हैं, अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पॉपुलर भी काफ़ी हैं। जो माननीय जो न्यायालय है, कलकत्ता का न्यायालय है, उन्होंने इन्हें क्लीन चिट दिया है। और जो आरोप लगे थे, कांग्रेस पार्टी ने बहुत भी सूक्ष्म तरीके से हर मुद्दों का उन्होंने गहन जांच किया है। जांच करने के बाद उन्हें जब उन्होंने देखा कि इसमें कोई ऐसी त्रुटियां नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड भी होती है, और मैं समझता हूँ कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, लोग हालात के शिकार हो जाते हैं, और पार्टी ने महसूस किया है कि इनको जो भी गलतियाँ अगर मान लीजिए हुई होंगी, तो सज़ा हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये राज्य हित में और कांग्रेस के सांगठनिक दृष्टिकोण से एक अच्छा कदम है, और तीनों को निलंबन मुक्त आज किया गया है। तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं, और जिस प्रकार वो मैं समझता हूं मुखरता से वो अपने काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनहित का कार्य कर रहे हैं, वो उससे दुगने वेग से वो काम करेंगे। सवाल ये था कि वो तो आप आ गए फ्रंट फुट पर, लेकिन आप कब से फ्रंट फुट पर आ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हूं, और इन चीज़ों को मैं समझता हूं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, पहला चुनाव लोकसभा है। और मैं आपको बताऊं, कल ही मैं डुमरी, चैनपुर वगैरह से हो के मैं आया, और वहाँ के लोगों से मैं वहाँ के पदाधिकारियों से बातें की। वहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, रोड के मसले हैं, और सावन का महीना, टांगी नाच जो महादेव जी के वहाँ बहुत पुराने पहाड़ के स्तर में है, वहाँ कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं, उसके बारे कल मैंने आलमगीर साहब से मैंने बात की है। और फिर वहाँ कुछ वहाँ के लोगों का, माननीय बादल पत्रलेख जी कृषि मंत्री, उनसे भी मैंने बात कराई, जो वहाँ ये राइट ऑफ, जो हमारे जो पैसे जो राइट ऑफ करने की बातें थी। तो जो मसले हैं, उन मसलों को हल करना मेरा दायित्व है, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक आम कार्यकर्ता का जो दायित्व होता है, उस दायित्वों को निर्वहन करने का मैं पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक सवाल रहेगा, जो 26,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है, उसमें एक मांग जो है वो 2 शिक्षक, ऐसे शिक्षकों की बात आ रही है, यानी कि जेटेट और सीटेट की 2 अलग-अलग लोगों, उन दोनों को ही शिक्षक बनना है, दोनों ही यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं। उनका 2016 वाले जेटेट पास जो अभ्यर्थी हैं, जिसके बाद जेटेट झारखंड में हुई नहीं है, उनका कहना है कि हम लोगों को सीधी बहाली होनी चाहिए, जो हम लोग के निनावली में था। आप उसे किस रूप में पहले देख रहे हैं? और दूसरा सवाल इसी में रहेगा कि सीटेट की मांग है कि हम लोगों को परीक्षा में बैठने का मौका मिले। हाँ, निश्चित रूप से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि 2016 के बाद, और वो उन्होंने जो अनिवार्यता की जो बात है, वो उसमें वो कर रही है, और जो सीधी बहाली की बात है, इन जो दोनों तकनीकी बात को मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसका समाधान हो। और जो हमारे यहाँ हमारे जो छात्र हैं, मैं छात्र की ही संज्ञा दे रहा हूँ, कि उनको अवसर मिले। और मैं बार बार कहूँ कि कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य में कोई इसमें ईगो की बातें नहीं होती है। एक समस्या के निदान कैसे होता, उनके जो मसले हैं, उनको निश्चित रूप से उसका समाधान होना चाहिए। और मैं ये जरूर प्रयास करूँगा, हमारी सरकार भी चाहेगी कि उनको एक बेहतर अवसर मिले, उनका जो भविष्य है वो किसी प्रकार इससे प्रभावित न हो, ये हम जरूर चाहेंगे। सीटेट को मौका मिलना चाहिए इस बहाली में। मैंने कहा कि इन जो कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, जो उनके विभाग इस पे निर्णय ले रही है, विभाग उसका स्टडी भी करिए, देखिए कि कैसे हम उनको एकोमोडेट कर पाएँ और कैसे उनके रास्ते हम ढूंढ पाएँ, ये विभाग इसको देख रही है।
तो हम लोगों ने कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा की, साथ ही जो बहाली आ रही है उस पर भी चर्चा की और जो स्थानीय नीति का मुद्दा है उस पर भी चर्चा की और लोकसभा में किस तरीके से तमाम लोग जुट रहे हैं, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने आज सुखदेव भगत जी से चर्चा की है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।